यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, जिसका नाम है बायोलॉजी की पाठशाला। आज हम शुरू करेंगे अगली टॉपिक के बारे में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, जो मेरा 5 वीडियो आ चुका है, उसमें आपने देख चुका होगा कि आपने किस तरीके से कंडीशंस के हिसाब से सारी चीज़ें आपको मैं समझाया हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आगे भी आपको समझ में आएगा। आज उसी क्रम में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की हम बात करेंगे। आज इस टॉपिक में हम बात करेंगे किसकी प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, वो इसमें पूरी तरीके से सप्लाई आपको पता चलेगा। ठीक, और यहाँ से भी ये भी टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो छोड़ा था उसमें से इम्प्लांटेशन हो चुका था। तो आफ्टर इम्प्लांटेशंस, ठीक, आफ्टर इम्प्लांटेशंस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस appear on the trophoblast called कोरियोनिक विलाई। इट मीन्स कि जब इम्प्लांटेशंस खत्म हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि ट्रोपोब्लास्ट जो बनता है, लास्ट वीडियो में आप देखिएगा ट्रोपोब्लास्ट था, तो उस ट्रोपोब्लास्ट में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनता है। ठीक, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो अपीयर हो रहा है, उसी को हम कोरियोनिक विलाई के नाम से जानते हैं। मतलब एकदम आपके उंगली की तरह बनता है, जिसकी वजह से वो क्या कर लेता है, वो जो कंडीशन बनाता है उसके आधार पे क्या होता है ये आपको समझना चाहिए। कोरियोनिक विलाई विच आर सराउंडेड बाय द यूटेराइन टिश्यूज एंड मैटरनल ब्लड। अब ये क्या है कि जो ये कोरियोनिक विलाई है, इसके चारों तरफ कवरिंग होती है, मतलब एक यूटेराइन टिश्यूज की कवरिंग होती है, और इस यूटेराइन टिश्यूज की कवरिंग के साथ साथ इसमें मैटरनल ब्लड क्या होता है, भरा हुआ रहता है। ठीक, द कोरियोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यूज बिकम interdigited with each other and joined to form structural and functional unit between developing embryo, fetus, ठीक, and maternal body is called placenta। अब एक चीज़ क्लियर कर दिया कि जो कोरियोनिक विलाई यहाँ पे बनी हुई है, ये कोरियोनिक विलाई यूटेराइन टिश्यू के साथ मिलकर, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ मिलकर ये एक नया स्ट्रक्चर का फॉर्म करती है, और उस स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर जो बनता है वो फंक्शनल यूनिट के रूप में होता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। और ये क्यों मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये मैटरनल बॉडी से जुड़ा हुआ होता है, इस वजह से उस मैटरनल बॉडी वाले हिस्से को हम कहते हैं प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। ठीक, आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर है। तो इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। अभी हम आपको फिगर में सारी चीज़ें बता देंगे। देन द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द embryo and also removal of the carbon dioxide and excretory waste material producing by the embryo। प्लेसेंटा का क्या काम है ये, और यहाँ तक ये वाला जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा और इस एम्ब्रियो तक के हिस्से वाले जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा मोस्ट इंपॉर्टेंस होता है। ठीक, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, विच इज द मेन फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा, विच इज द मेन फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा का फंक्शन क्या हो जाता है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक, जो एम्ब्रियो को देता है। देन रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूसिंग बाय द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल बनता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल बनते हैं, उन सभी को वो एलिमिनेट भी कराता है और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड भी कराने का काम करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। ठीक, द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो। देखिए, द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड्स। अब ये अम्बिलिकल कॉर्ड्स होता है, ठीक, जिसकी वजह से ये जुड़ा हुआ रहता है, विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फॉर्म टू फ्रॉम द एम्ब्रियो। अब क्या है कि इसका काम तो आपको समझ में आ गया, प्लेसेंटा कैसे काम करता है। देन अम्बिलिकल कॉर्ड का क्या काम है, ये भी आप समझ लीजिए। ये क्या करता है, हेल्प करता है। ये देखिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम एम्ब्रियो, मतलब कि ये ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस को कहाँ पर, एम्ब्रियो तक, और फिर एम्ब्रियो से अदर सब्सटेंसेस को ट्रांसफर करता है प्लेसेंटा के थ्रू, बॉडी से एलिमिनेट कराने का कार्य भी कराता है। ठीक, क्लियर हो गया।
प्लेसेंटा आल्सो एक्ट एज एन इंडोक्राइन टिश्यूज। अब प्लेसेंटा का क्या कार्य है, एक चीज और कार्य है। पहला कार्य ये था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, पहला इसका फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन इसका हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया जिसमें वो एक्ट कर रहा है किसके रूप में, इंडोक्राइन टिश्यूज के रूप में काम कर रहा है। मतलब ये कुछ और चीज़ें भी प्रोड्यूस करता है, और वो क्या क्या प्रोड्यूस करता है ये इम्पोर्टेंस है, जिसकी वजह से ये प्लेसेंटा वाला पार्ट पूरा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। Placenta also act as an endocrine tissues and produces several hormones like, ये कुछ हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन करता है, और वो हार्मोन कौन कौन से हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक, HCG क्या करता है, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन, ठीक, HPL, एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरोन्स, ETC। मतलब एक ये प्रोड्यूस करता है, दूसरा ये प्रोड्यूस करता है, तीसरा ये प्रोड्यूस करता है, और चौथा ये प्रोड्यूस करता है, ठीक। क्लियर हो गया। तो कितने हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के रूप में ये 4 तरह के हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। इन लेटर, बाद में ये क्या कर सकता है, लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसीज ए हार्मोन इज कॉल्ड रिलैक्सिन्स। और बाद में एक और हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से ये क्या कर सकता है कि उस हार्मोन को हम रिलैक्सिन हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, ठीक। लेकिन ये जो हार्मोन सिक्रीट होता है ये उसकी वजह से नहीं होता है, ये होता है ओवरी के थ्रू होता है, जिससे कि वो हार्मोन रिलैक्सिन हो जाता है। तो कुल मिलाकर कहते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे 5 ऐसे हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी बहुत ही इजी हो जाती है, ठीक। क्लियर। देन अब इसके कौन कौन से कैसे कैसे काम है ये आपको समझना चाहिए। Let us remember that HCG, HPL and relaxin are produced in women only during pregnancy। मतलब समझ लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स कैसे हो गया, क्योंकि HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन एंड ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेंस एंड रिलैक्सिन, ये तीनों हार्मोन्स जो होते हैं ये सिर्फ वुमेन में तभी प्रोड्यूस किया जाएगा जब ये वो पर्टिकुलर बॉडी क्या हो जाएगी, प्रेगनेंसी में होगी तभी, ठीक। अदरवाइज नहीं हो सकता है। इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल्स ऑफ अदर हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन्स, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टोजिन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन एंड थायरॉक्सिन। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर हार्मोन का भी सिक्रीशंस होता है उस दौरान। तो क्या क्या है ये आप देख लीजिएगा, एक बार ध्यान रखिएगा। इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजेंस, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, ETC आर इंक्रीज सेवरल फोल्ड्स इन द मैटरनल ब्लड। मतलब ये किस में रिलीज किया जाता है, और भी रिलीज किए जाते हैं, लेकिन ये अदर लेवल का होता है, एडिशनल हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या क्या होता है जिसमें मैटरनल ब्लड में जिसको इंक्रीज किया जाता है। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज एसेंशियल फॉर द सपोर्टिंग ऑफ द फीटल ग्रोथ। अब देखना जितने भी हार्मोन्स हैं ये क्यों सिक्रीट किए गए हैं, इसके लिए आपको याद रखना चाहिए, और यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अदर लेवल ऑफ हार्मोन्स जैसे लाइक है एस्ट्रोजेंस हो गए, प्रोजेस्टेरोजिन हो गया, कॉर्टिसोल हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, थायरॉक्सिन हो गया, ETC। मतलब कितने हार्मोन्स हो गए, 5 ऐसे हार्मोन्स अभी भी रिलीज किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मैटरनल ब्लड में इनके प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाता है, जो हार्मोन्स इसेंशियल होते हैं सपोर्टिंग टू द फीटल ग्रोथ। फीटल जब जैसे जैसे ग्रो करेगा ये सभी हार्मोन्स उसमें मदद करते हैं, और तो और मेटाबॉलिक चेंजेस भी करते हैं इन द मदर एंड मेंटेन्स द प्रेगनेंसी। और ज़रूरत पड़ने पर जैसे जैसे फीटस बॉडी ग्रो करती जाती है वैसे वैसे कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस भी मदर के बॉडी में होता है, जिसकी वजह से उसको मेंटेन करने में मदद करता है, ठीक। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। देन इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन, कह रहा है कि जैसे ही इम्प्लांटेशन कंप्लीट होता है उसके बाद ही द इनर वॉल ऑफ
द इनर वॉल मास जो एम्ब्रियो बन चुका है वो डिफ्रेंशिएट करता है, क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है, अलग अलग चीज़ों के रूप में आता है। कौन कौन से चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करता है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा कि अलग अलग चीज़ें आती हैं, किस तरीके से आती हैं, ये समझ ध्यान रखिएगा। ठीक, ये देख लीजिए आप, इनटू आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्टोडर्म। जैसे ही एम्ब्रियो डेवलप होता है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद उसमें सबसे पहली लेयर आती है जो उसको हम सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसको एक्टोडर्म कहते हैं, एंड इनर इज कॉल्ड इंडोडर्म, और जो सबसे अंदर की होती है उसको हम इंडोडर्म के नाम से जानते हैं। एंड ए मेसोडर्म सून अपीयर बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द इंडोडर्म। ठीक, मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले जो लेयर बनती है वो सबसे पहले लेयर बनने का कार्य करती है, वो होती है एक्टोडर्म। ठीक, और दूसरी जो लेयर बनती है वो होती है इंडोडर्म। इन दोनों लेयर के बीच में, यहाँ लिखा इन दोनों लेयर के बीच में एक तीसरी लेयर बनती है जिसको हम मेसोडर्म के नाम से जानते हैं, और ये उन्हीं दोनों लेयर के बीच में प्रेजेंट होती है। दीज थ्री लेयर्स गिव राइज टू टिश्यूज ऑर्गन एंड एडल्ट। कह रहा है कि यही तीनों जो लेयर हैं वो गिव राइज टू ऑल टिश्यूज ऑर्गन इन एडल्ट बॉडी में, सभी तरह के ऑर्गन, सभी तरह के टिश्यूज जो बनाती हैं वो यही तीनों लेयर मिलके बनाते हैं। ठीक, इट नीड टू बी मेंशन्ड हियर दैट द इनर सेल मास कंटेन सर्टेन सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल्स। ठीक, देखना ध्यान से कि जो एम्ब्रियो की सेल्स होती है, उस एम्ब्रियो की सेल्स के अंदर में एक सेल का मास कंटेन करता है जो सर्टेन टाइप ऑफ सर्टेन सेल्स जो होती है वो होती है स्टेम सेल्स होती है। इट मीन, समझ में आ गया कि जितने भी बॉडी ऑर्गन्स, जितने भी बॉडी पार्ट्स बनेंगे, उन सभी बॉडी पार्ट्स के लिए सबसे जरूरी सेल कौन होगा, सबसे जरूरी सेल होगा स्टेम सेल ही होगा। ठीक, which have to potency to give rise to all the tissues and ऑर्गन्स। अब स्टेम सेल की कैपेसिटी क्या है, इसके पास एक ऐसी कैपेसिटी है जो गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, मतलब वो सब रहता है, सभी तरह की टिश्यूज और ऑर्गन्स को बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक, इस वजह से ये चीज़ें चलती रहती हैं। देन आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है, ये क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट आर द मेजर फीचर ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एट द वेरियस मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। वेरियस मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में कौन कौन से फीचर्स होते हैं, ये इसकी बात कर रहा है, और ये हम आपको दिखाते हैं किस कंडीशन में अलग अलग चीज कैसे कैसे होता है। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 29 मंथ, ठीक है, सॉरी लास्ट 9 मंथ। डू यू नो हाउ मेनी मंथ्स प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग्स, लॉस्ट इन डॉग्स, एलिफेंट्स, कैट्स। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि कैट्स में कितने कितने होते हैं, ये आप समझिएगा। इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी द एम्ब्रियोज हार्ट इज फॉर्म। 1 मंथ के बाद क्या बनता है, सबसे पहले ऑर्गन बनने वाला चीज़ क्या है, एक ही मंथ में सबसे पहला जो सबसे पहले जो ऑर्गन्स बनता है वो एम्ब्रियो में हार्ट का फॉर्मेशन करता है, जिससे कि वो पंपिंग करना शुरू कर देता है। ठीक, सबसे पहले क्या बनता है, सबसे पहले हार्ट का फॉर्मेशन होता है। द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग ऑफ फीटस मे बी नोटिस बाय द लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू ए स्टेथोस्कोप। मतलब कि सबसे पहले हम फीटस को की साइन को कैसे समझेंगे, उसके हार्ट बीट के साउंड को ही सुनकर हम समझ सकते हैं। ठीक, ये चीज़ होता है। बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे ही दूसरा मंथ ऑफ प्रेगनेंसी का कंप्लीट होता है, द फीटस डेवलप लिम्ब एंड डिजिट्स, और वैसे ही उसमें क्या बनता है, उसमें हाथ पैर बनने लगते हैं, और उसमें क्या बनने लगते हैं, उंगलियों का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, देन आता है बाय द एंड ऑफ द 12 वीक फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब जैसे ही 12 हफ्ते का समय खत्म होता है, वैसे ही द मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म, उसमें से मैक्सिमम जो मेजर ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो बनकर तैयार हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिम्ब एंड एक्सटर्नल जेनाइटलिया ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड, जिसमें से कह रहा है कि कौन कौन सी चीज़ लिम्ब बनकर तैयार हो जाता है और एक्सटर्नल जेनाइटलिया बनकर आसानी से तैयार हो जाते हैं। द फर्स्ट मोमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ। अब क्या कह रहा है कि पहला जो मूवमेंट होता है अब फीटस का, वो क्या दिखता है, अपीयरेंस ऑफ द हेयर ऑन द हेड, हेड पे उसके हेयर दिखने लगता है, एंड यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th
मंथ, और ये 5वें महीने में ये दिखने लगता है। ठीक, बाय द एंड ऑफ द 24 वीक्स, ठीक है, इट मीन्स कि सेकेंड ट्राइमेस्टर जैसे ही खत्म होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर का मतलब 6 मंथ का जो टाइम होता है वो जैसे ही खत्म होता है वैसे ही सारी चीज़ें आपको क्लियर रूप से और हो जाती हैं। द बॉडी इज कवर्ड विद द फाइन हेयर, उस बॉडी के ऊपर एक बहुत ही फाइन हेयर, बहुत ही पतले पतले हेयर बन जाते हैं। आईलिड सेपरेट, और आईलिड उसकी क्या होती है, अलग अलग हो जाती है। एंड आई सेड्स आइलिसिस एंड आर फॉर्म्ड, और आइलिसिस भी बनकर तैयार हो जाती है। ठीक, देन बाय द एंड ऑफ द 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस इज फुली डेवलप्ड। आफ्टर 9 महीने के बाद क्या हो जाता है, फीटस पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है एंड इज रेडी टू डिलीवर, एंड इज रेडी फॉर डिलीवर के लिए कि वो तैयार हो जाता है। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो थोड़ा सा हम फिगर के बारे में बात कर लेते हैं। ये फिगर क्या कह रहा है आप ये देख लीजिएगा, फिगर क्या कह रहा है ये देख लीजिएगा। देखिए ये है फिगर। ठीक, फिगर में देखिएगा क्लियर कर रहा है आपको, जो चीज़ दिखा रहा है इम्ब्रियो है। ये देखिएगा सबसे पहले होता है कैविटी ऑफ यूटेरस, देखिएगा कैविटी ऑफ यूटेरस हो गया, इसमें यॉक सैक है, ये देखिए छोटा सा यॉक सैक यहाँ प्रेजेंट है। इम्ब्रियो ये डेवलप हो रहा है, ये पूरा इम्ब्रियो है। अम्बिलिकल कार्ड विथ वेसल्स, अब देखिए ये जो पूरा हिस्सा ये अम्बिलिकल कार्ड को दिखा रहा है जो प्लेसेंटा के साथ जुड़ा हुआ है, और प्लग, ठीक, जो प्लेसेंटा के साथ जुड़ा हुआ है ये देखिए। और ये जो फिंगर लाइक बिलाई नजर आ रही है यही था अम्बिलिकल प्लेसेंटल विलाई जिसको कहते हैं। और यही प्लेसेंटल विलाई जो फॉर्म करती है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कर लिए थे, इसमें इट मीन्स कि ये क्या है, क्रोनिक विलाई के रूप में होती है। और द प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स, और यह प्लग हो जाता है म्यूकस का जो सर्विक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक, ये पूरा आपका स्ट्रक्चर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे पास्चुराइजेशन एंड लैक्टेशन की बात करेंगे। ये भी आपके पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी, कह रहा है कि द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ, कितने महीने का होता है, 9 महीने का होता है। विच इज कॉल्ड द जनरेशन ऑफ पीरियड, कह रहा है कि ये जो ये 9 मंथ का समय होता है इसको हम गैस्टेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, गैस्टेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। विगोरस कंसंट्रेशन ऑफ द यूटेरस एट एंड ऑफ द प्रेगनेंसी कॉज एक्सप्रेशन, क्या काज करा रहा है, ये कॉज करा रहा है, देखिए लिखिएगा विगोरस कंसंट्रेशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी कॉजेज एक्सपल्सन्स एंड डिलीवरी ऑफ द फीटस, मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन शुरू हो जाते हैं और कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से वो इंडिकेट करता है कि अब डिलीवर फीटस का डिलीवर हो सकता है। ठीक, दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुराइजेशन। हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, डिलीवरी ऑफ चाइल्ड बर्थ को या फीटस का डिलीवरी को हम क्या कहते हैं, पार्चुराइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक, पार्चुराइजेशन इज इंड्यूस्ड बाय द कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म, ये कौन सा मैकेनिज्म होता है, ये कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म के नाम से चलता है। दिस सिग्नल्स फॉर द पास्चुराइजेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस, मतलब ये सिग्नल्स कब मिलेगा, दिस द सिग्नल्स पास्चुराइजेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलपमेंट फीटस, कब मिलेगा, जैसे ही फीटस का डेवलपमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है तो वो क्या दिखाता है, वो सिग्नल दिखाता है पास्चुराइजेशन को, चाइल्ड बर्थ को। एंड द प्लेसेंटा which induce mild uterine contraction called fetus ejection reflex, मतलब क्या कह रहा है कि जैसे ही डेवलपमेंट कंप्लीट होता है फीटस का डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया, प्लेसेंटा तैयार हो जाता है, विच इंड्यूस माइल्ड यूटराइन कॉन्स्ट्रक्शन, मतलब कि क्या होता है, यूटराइन में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। ठीक, दीज ट्रिगर्स रिलीज टू द ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी, और उसी समय क्या हो जाता है, ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन शुरू हो जाता है, किसके थ्रू, मैटरनल पिट्यूटरी के थ्रू। ऑक्सीटोसिन एक्ट एज द यूट्राइन मसल्स एंड कॉज स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्स्ट्रक्शन, मतलब कि ये क्या है, ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है ये एक्ट एज करता है यूट्राइन मसल्स पे और कॉज करता है स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्स्ट्रक्शन, बहुत ही मजबूती से यूट्राइन का कॉन्स्ट्रक्शन को तैयार करता है। ठीक,
विच इन टर्न स्टिमुलेट फर्दर सिक्रीशन ऑफ द ऑक्सीटोसिन, और यही फर्दर काज करता है किसके लिए, ऑक्सीटोसिन के रिलीजन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ठीक, द स्टिमुलेटरी reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continue resulting in stronger and stronger constrictions। मतलब क्या है कि इसका जो इजेक्चर दिखा रहा है उसकी वजह से यूट्राइन कॉन्स्ट्रिक्शन तो होता है, ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है, कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, जो स्ट्रॉन्ग बनाता है और स्ट्रॉन्गर कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, मतलब बहुत ही मजबूत बनाए रखता है, जिससे कि स्ट्रॉन्गर कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब बहुत मजबूती के साथ वो क्या करे, कॉन्स्ट्रिक्ट करे, जिससे कि चाइल्ड बर्थ आसानी से हो जाए। This lead to expulsion of the baby out of the uterus through the birth canal। ठीक है, वो दिखाता है कि जिस तरीके से प्रेशर बनाएगा तो प्रेशर के थ्रू ही वो बर्थ कैनाल से क्या होता है, बेबी को या फिर फीटस को बाहर लाने में मदद करता है। यही है पूरा पार्चुराइजेशन। ठीक, क्लियर हो गया। देन आगे क्या चीज दिखा रहा है ये देख लीजिए, थोड़ा सा दिखा जाए। सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड, जैसे ही इन्फेंट डिलीवर होता है, द प्लेसेंटा इज आल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूटेरस, और उसी के साथ प्लेसेंटा भी एक्सपेल्ड आउट होता है यूटेरस के थ्रू। ठीक, व्हाट डू यू थिंक द डॉक्टर इजेक्ट टू द इंड्यूस डिलीवरी। ठीक है, अब ये तो चीज़ें हो गई, डॉक्टर बता रहा है कि इंजेक्ट क्या करता है, किस तरीके से डिलीवरी कराता है, वो तो उसकी पर्सनल थिंकिंग पे क्या है, क्या यूज करेगा वो तो वो जानता है। बट आगे की तरफ क्या कर रहा है, द मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूस मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड लैक्टेशन। ठीक, प्रेगनेंसी के दौरान जैसे ही प्रेगनेंसी चलती रहती है, उस दौरान से ही मेमोरी ग्लैंड्स क्या करती है, फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएट कर लेती है प्रेगनेंसी में, वो स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क को वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। टुवर्ड द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी इस प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन, क्योंकि मिल्क के प्रोडक्शन की प्रक्रिया को ही उस प्रोसेस में कहा जाता है लैक्टेशन कहलाता है। ठीक, दिस हेल्प टू द मदर इन फीडिंग इन न्यू बर्न। ठीक है, ये क्या मदद करता है, क्योंकि न्यू बर्न बेबीज जो होती हैं उनके फीडिंग के लिए मदर क्या करती है, उनको फीड कराती है। द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ द लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉम। ठीक है, अब क्या क्या है ये चीज ध्यान देना है, जो मिल्क प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ द लैक्टेशन को इस क्या कहलाता है, कहलाता है कोलेस्ट्रॉम के नाम से जाना जाता है। ठीक, कुछ ही दिन के जो लैक्टेशन कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉम के नाम से जाता है। विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली इसेंशियल। ठीक है, अब इस कोलेस्ट्रॉम क्या क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉम विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली इसेंशियल टू द डेवलप रेसिस्टेंट फॉर फ्यू न्यूबॉर्न बेबीज। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि जब ये कोलेस्ट्रॉम होता है इसके बाद बहुत सी एंटीबॉडीज या एक तरीके से कहते हैं हम उस पर्टिकुलर न्यूबॉर्न बेबीज के लिए इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए क्या होता है, एंटीबॉडीज होती हैं जो उस न्यू बर्न बेबीज के पास सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। ठीक, ये कंडीशन के आधार पे सबसे ज़रूरी चीज़ उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक, ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ द इन्फेंट ग्रोथ ऑफ रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अप हेल्दी बेबीज। मतलब यही बात डॉक्टर भी बोलते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है इनिशियल पीरियड ऑफ द इन्फेंट, मतलब कि इट मीन्स कि लगभग 6 महीने तक उस न्यूबॉर्न बेबीज को मदर मिल्क को फीड कराना चाहिए, जिससे कि उसकी जो हेल्दी बॉडी होती है उसमें इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही अच्छा ग्रो कर सकता है। ठीक, इस तरीके से ये चीज़ें करनी चाहिए। और कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे हो गया कोलेस्ट्रॉम, ये क्या है, इसके साथ क्वेश्चन बन सकता है। लैक्टेशन की प्रोसेस क्या होती है, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, इवन अदर टाइप के जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो कहाँ से आ सकते हैं हम आपको इंडिकेट कर दे रहे हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये पूरा जो एरिया है ये क्वेश्चन बनाने के लिए दिखाता है, ये पूरा जो पैसेज दिखा रहा है। देन पास्चुराइजेशन का जितना भी सेंटेंस है ये क्वेश्चनेबल पॉइंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। पूरे क्वेश्चन बनने के
आसार बनते हैं। इसके साथ साथ ये जो कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ से आपको देखना है, जैसे ह्यूमन बींग्स 1 मंथ में क्या प्रेगनेंसी में क्या बनता है, तो एम्ब्रियो में सबसे पहले हार्ट बनता है, वो साउंड आप सुन सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। 12 मंथ के बाद उस फीटस में क्या-क्या, इट मीन्स कि उस पर्टिकुलर फीटस में सेकंड मंथ के बाद क्या-क्या चीज़ें बन जाती है, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। आफ्टर 12 वीक ट्राइमेस्टर के बाद क्या चीज़ें होती हैं, वो मेजर ऑर्गन्स बन सकते हैं। इस तरीके से आफ्टर 24 मंथ वीक्स ऑफ द सेकंड ट्राइमेस्टर, उसके बाद बेबीज क्या में क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं। ये सारे पॉइंट टेबल जो हैं, ये क्या है, क्वेश्चनेबल सेंटेंस हैं जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद ये जो 3 जर्मिनल लेयर बन रही है, एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। स्टेम सेल पे भी क्वेश्चंस आपके मोस्ट भी प्रोबेबली आ सकते हैं। ठीक, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको इंडिकेट किया। यहाँ से सारे पॉइंट को आपको क्या करना चाहिए, वो करना है। और इस जगह पे भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो उस पर्टिकुलर टाइम में, पीरियड में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। उस मदर बॉडी के प्रेगनेंसी के टाइम में क्या कर होते हैं, वो हेल्प करते हैं, क्या क्या चेंजेज आती हैं। ये सारे हार्मोन्स को आपको याद रखना है। ठीक, इसके अलावा क्या करता है, प्लेसेंटा एक्ट करता है इंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में, तो वो कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है, ये आपका क्वेश्चनेबल पॉइंट हो जाता है। ठीक, और ये क्वेश्चनेबल पॉइंट में क्या जाता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हो गया, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हो गया, एस्ट्रोजेंस हो गए, एंड प्रोजेस्ट्रोजन हो गया, रिलैक्सिन हो गया। ये सारे चीज़ करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इन्हीं पे छुप जाता है। ये जो हार्मोन रिलीज किया जा रहा है, किसके थ्रू रिलीज किया जा रहा है, वो ओवरी के थ्रू रिलीज किया जा रहा है। इस वजह से रिलैक्सिन हार्मोन को आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस में याद रखना है, क्योंकि ये इसी के साथ उसको भी ऐड कर देगा, तो आप लोगों के लिए डिफिकल्टी हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से मेरे इस वीडियो को समझ में आया होगा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी, अब हम, मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो होगा एमसीक्यू, जो 90 क्वेश्चन का होगा, टोटली इसी चैप्टर पे आधारित होगा। और आप लोग इसके लिए तैयार रहिए, जल्द ही वो वीडियो आपको मिलेगा, जिससे कि ये पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ा है, क्या समझ में आया है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और एमसीक्यू से अपनी तैयारी को आप लोग और भी मजबूत रखिएगा। मेरे चैनल पर आपको पोस्ट में भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, वहाँ पे भी आप अपने आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, और मैं फिर उस आंसर को जस्टिफाई करूँगा कि हाँ वो आंसर सही था कि नहीं था। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।